नाजरीन आदाब, मैं हूँ वाहिद नसीम और आज एक ख़ास बात यह है कि मेरे साथ जो मेहमान आप देख रहे हैं वो आपके साथ अलग अलग प्रोग्राम लेके फॉर टीवी पर मौजूद होते हैं। आज एक अजीब सी बात यह है कि मैं हमारे दुनिया भर के जो एंकर हैं यासुल्लाह फ़िरासत साहब और मुबाहिसा के जो होस्ट हैं सैयद बाकर साहब, आज मैं होस्ट कर रहा हूं और ये दोनों मेहमान हैं। वजह यह है कि आज हम एक ख़ास मकसद पर बात करने वाले हैं। यह मकसद है कि हम लोग अभी बस लौटे हैं ईरान का दौरा करके, और ईरान में जो कुछ बाकर साहब ने, यासुल्लाह फ़िरासत साहब ने जो महसूस किया, जो देखा, मैं उन पर बात करूंगा। और इसकी सिर्फ महज दौरे पर बात करने वाला नहीं हूँ। मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको ये समझाऊँ कि क्या वजह है कि जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ मुस्लिम्स किस तरह से और कैसे डेवलप कर रहे हैं, या क्या क्या उनमें खामियां हैं, या उन्हें क्या और करना चाहिए, और हमें उनसे क्या सबक लेना चाहिए। दरअसल हम क्यों इस तरह के लगातार पिछड़ते जा रहे हैं एजुकेशन के मामले में, तकनीक के मामले में, और मैं कहूँगा कि दुनिया के शऊर के मामले में भी हम कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं। इस पर मैं खैर मकदम करता हूँ आपका बाकर साहब और यासुल्लाह फ़िरासत साहब आपका भी। तो पहला सवाल मैं यहाँ फ़िरासत साहब से ही करूँगा। जनाब, जब आप यहाँ से ईरान के दौरे पर जाते हैं, आपको इनवाइट किया जाता है, आपको ईरान घुमाया जाता है, आपको वहाँ जाने के बाद दो बातें, पहले तो ये कि उनका आपको ले जाने का मकसद क्या था, इस पर बात करेंगे। फिर हम ये भी पूछेंगे कि जो आपने देखा वो क्या देखा। तो सबसे पहला सवाल यही है कि वो आपको ईरान लेके जाते हैं तो आपको क्या मकसद नज़र आता है कि वो क्यों लेके गए? शुक्रिया। और मेरा नाम शजीउल्लाह फ़िरासत है। यासर मेरे भाई का नाम है जो फॉर टीवी से वाबस्ता है। कोई बात नहीं। देखिए, हमें बाकायदा बताया तो नहीं गया कि मकसद क्या है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि मगरबी ममालिक के मीडिया में ईरान के ताल्लुक़ से जो तासुर या गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं, और हम ईरान को हो या मुस्लिम दुनिया के दूसरे ममालिक हो, उनको मगरबी ममालिक के आईने से देखते हैं, क्योंकि मीडिया पर मगरबी ममालिक का, मगरबी एजेंसियों का, मगरबी लॉबीज़ का कंट्रोल है। तो हमें वही नज़र आता है जो वो बताते हैं, जो भी न्यूज़ एजेंसियाँ हैं या जिस तरह मीडिया काम करता है। तो हमें एक NGO ने मदऊ किया था। मैं समझता हूँ कि इससे सरकारी सरपरस्ती हासिल है, और बुनियादी मकसद मुझे ये नज़र आता है कि ईरान के ताल्लुक़ से जो शुबहात या गलतफ़हमियाँ या तसव्वुरात पाए जाते हैं उन्हें दूर किया जाए, और ईरान की इमेज बिल्डिंग के लिए मेरे ख्याल है ये दौरा हुआ है। और मुझे याद है, और बाकर साहब शायद उस बात की तस्दीक करेंगे, कि एक हमारी जिस NGO ने हमें मदऊ किया था, उस NGO के सरबराह से किसी ने पूछा था कि हमने ईरान देख लिया है, यानी आखिरी दिन थे हमारे दौरे की, कि अब हमसे क्या तवक्को आप लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोई तवक्को नहीं है, और ना हम आपसे कुछ कहते हैं। हाँ, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं दुनिया को तो आपने जो देखा वो बताएं। तो मैंने यानी काफ़ी उनका बेहतर जवाब है। और जी जी जी, हाँ, ठीक। मैं आपकी तरफ बिल्कुल आता हूँ। जो देखा उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। जी, मेरा यहाँ मकसद ये नहीं है कि ईरान के बारे में आप बताएं, बल्कि ईरान के बारे में क्यों बताएं, और उससे मैं क्या आपसे जानना चाहता हूँ और क्या अपनी नाजरीन को पैगाम देना चाहता हूँ, ये अलग मुद्दा है। तो बाकर साहब, मैं आपसे सवाल करता हूँ, यहीं से आपकी शुरुआत करता हूँ कि आपने जो ईरान के अंदर देखा, वो उनका मकसद आपको क्या लगा कि वो आप अपनी ज़ियारत को प्रमोट कर रहे हैं, या अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, या फिर एक बहुत कॉमन सी बात है कि तमाम फ्रेंड जो दोस्त ममालिक होते हैं वो एक दूसरे के NGOs के ज़रिए, सोसाइटी के ज़रिए एक दूसरे को बुलाते रहते हैं, विजिटें होती रहती हैं। इसके पीछे के मकासद ये होते हैं कि पब्लिक की अगर रिलेशनशिप बढ़ती है तो यहाँ जो तिजारत है वो भी बढ़ती है, और एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, सेंटिमेंट का मौका मिलता है। तो यहाँ आपको क्या लग रहा था? यकीनन मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करूँगा कि इस खुसूस में आप जो है आपने प्रोग्राम रखा, और बिलखुसूस मैं जिस तरह से फ़िरासत साहब ने जो बात कही मुकम्मल, उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा, चूँकि जितनी भी उन्होंने बात की, जो अपने तासुरात उन्होंने पेश किए, वही मेरे भी जो है तासुरात है। जहाँ तक जिस तरह से आपने कहा कि मकासद क्या हो सकते हैं,
तो यहाँ पर मैंने जो महसूस किया, जो मैंने देखा, जिस तरह से फ़िरासत साहब ने भी कहा कि मकसद के हवाले से कुछ हमको जो है नहीं बताया गया, लेकिन हमको ले जाया गया और हम गए और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारा वहाँ पर जो है अच्छा मुशाहिदा रहा और मुख्तलिफ़ शख्सियात से हम मुलाकात किए। बहरकैफ वो आगे आप सवाल करेंगे तो क्या क्या रहा उस हवाले से ज़रूर मैं बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन जहाँ तक आप मकसद के हवाले से जो सवाल कर रहे हैं तो मैं यही समझता हूँ कि ज़रूर उनका भी ये मकसद रहा होगा। ये मेरा एहसास है कि उनके मुल्क को हम देखें, जानें और क्या वहाँ की सूरत हाल है वाक़तन हम उसका मुशाहिदा करें और फिर वाकई कोई भी मुल्क अगरचे हमसे कहा नहीं गया, अगरचे हम एक आम विज़िटर के तौर पर गए, लेकिन हमारा वहाँ पर अच्छी तरह से जो है हमारी मेहमान नवाजी हुई और मुख्तलिफ़ शख्सियात से मुलाकात हुई और ईरान को देखने, ईरान के 3 शहरों को देखने समझने का हमको मौका मिला। और उसके बाद जिस तरह से फ़िरासत साहब ने कहा कि जब जिस NGO की जानिब से हमको ले जाया गया था, जब उनसे पूछा गया कि भाई क्या तवक्का रखी जाए, तो उन्होंने कहा कि जो आपने देखा वही आप कहें। तो आप जो कह रहे हैं कि वो मकसद क्या रहा, क्यों, तो फिर इस तरह से अगर हम देखें तो दीगर ममालिक में भी सहाफ़ियों को जिस तरह से ले जाया जाता है तो उसी का एक हिस्सा हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन ये अनटोल्ड है, मतलब कहा नहीं गया, लेकिन हम ज़रूर कह सकते हैं कि एक मकसद ज़रूर इसमें रहा होगा, वो मुस्बत हमने देखा। एक गिफ्ट विजिट आप मान सकते हैं। फ़िरासत साहब देखिए, ये बात तो मैंने इसलिए की कि बहुत सारी गलतफहमियाँ लोगों के बीच में होती है। इस तरह के जब मोमेंट होते हैं तो उस मोमेंट के पीछे बड़े कयास लगाए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि वो मैं अपने जवाब में कह चुका हूँ। हम बात करते हैं, देखिए हिंदुस्तान में हम तमाम मुसलमानों को, तमाम नाज़रीन को, बल्कि मैं ये बात कहूँगा, पर ख़ास तौर से मुसलमानों को इसलिए इस बात कहूँगा कि क्या आप ये महसूस करते हैं कि वहाँ का जो जीवन स्टैंडर्ड है, जो लोगों के जीने का तरीका है, और हिंदुस्तान में मुसलमानों के जो जीने और सोचने का तरीका है, इसमें आपको क्या डिफरेंसेस नज़र आते हैं? देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो इस तरह से कि इतनी पाबंदियों के बावजूद मैंने ईरान को बहुत साफ़ सुथरा, बहुत डेवलप पाया और ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में मर्दों के मुमासिल हैं या मर्दों से आगे हैं और ईरान की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। और मैं कहूँगा कि ईरान, हमने जो देखा, चाहे वो तेहरान में हो या इस्फ़हान में हो या क़ुम में हो, एक इंतहाई महज़्ज़ब शहर है, साफ़ सुथरा शहर है, पाबंद डिसिप्लिन शहर है। और जब मैं वापस आता हूँ और दिल्ली में आपने हमारा इस्तकबाल किया था और हमने दिल्ली की जो सड़कें ख़ास तौर पर देखी थी और आपने जो कमेंट किया था, मुझे याद है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम हकीकी मायनों में आज भी उनसे कई मायनों में पीछे हैं, अगरचे वो पाबंदियों का शिकार है वगैरह वगैरह, बहुत सारे मसाइल से जद्दोजहद कर रहा है, दो चार है। मतलब यहाँ मैं देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप शायद ये कहना चाहते हैं, मतलब मैं भी ये पूछना चाहता हूँ नाज़रीन के लिए कि जो उनके जो लिविंग स्टाइल है, जो चलना बैठना उठना, एजुकेशन का जो उनका दायरा है वो, और जो वर्किंग, आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही कि ईरान में कितने % वुमेंस जो हैं वो तिजारत में और ऑफिस में यानी वर्किंग हैंड हैं, आपको क्या लगता है कितने % होंगे? देखिए, हमें तेहरान यूनिवर्सिटी ले जाया गया, हमें मुख्तलिफ मीडिया इदारे जिनमें फ़ार्स न्यूज़ एजेंसी और प्रेस TV और दुनिया, यानी कई, ईरान डेली और मुतादिद, मैं उंगलियों पर नहीं गिन सकता उतने इदारों में हमें ले जाया गया। न सिर्फ ये बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे के हवाले से भी हमें एक रोयान मेडिकल इंस्टीट्यूट ले जाया गया, जो बहुत ज़्यादा स्टेम सेल की टेक्नोलॉजी के ज़रिए और यानी जो रिप्रोडक्शन और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में एक बहुत जदीद इदारा चलाया जा रहा है। और हमें ज़ियारत गाहें ले जाई गई और तमाम शोबों में, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, अभी कर रहा हूँ कि ख़वातीन 50% से ज़्यादा तमाम शोबों में आगे, सिर्फ मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर शोबे में ख़वातीन आगे हैं और उनकी तरक्की में यानी बहुत सरगर्म रोल अदा कर रही है। और मैंने देखा, अगर आप मुझसे पूछें कि ईरान के दौरे का खुलासा या नतीजा मैंने क्या अख्ज़ किया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ईरान की जो मौजूदा कौम इस्लामी जमहूरिया ईरान को शहीदों की कुर्बानियों पर बनाया गया और ख़वातीन उसे चला रही है, ख़वातीन उसे चला रही है। बहुत बड़ी बात है। बाकर साहब, यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात, मैं अब आपकी तरफ आता हूँ। जी जी। क्योंकि आप कम से कम, मेरी और आपकी कई बार बहस हो जाती है, कई बार हम लोग लड़ पड़ते हैं इन सब चीज़ों को, नोक झोंक कहना। हाँ, नोक झोंक, मतलब ऑब्वियसली नाज़रीन जानते हैं। एक बात यहाँ बड़ी फ़िरासत साहब ने कही है कि ख़वातीन ईरान को चला रही हैं। जी जी। यहाँ हर शोबे में उन्होंने तरक्की की है,
हर शोबे में तरक्की करने का मतलब आप साइंस, टेक्नोलॉजी और बाकायदा जो एक डेवलप कंट्री यानी यूरोपियन कंट्री जैसे होते हैं उस तरह का जो है वहाँ रहन सहन शायद कहीं बेटर ही होगा, मैं भी जानता हूँ। यहाँ मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं उस देश की तारीफ कर रहा हूँ। दो बातें हैं जी। एक तो हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मीडिया को देखते हैं, एक हम यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उर्दू अखबारात पढ़ते हैं जी। क्या ईमानदारी से आप बताओगे कि आज तक हिंदुस्तान में किसी सहाफ़ी ने, मेरा ईरान से मतलब नहीं है, आप अबू धाबी जाएंगे, यूएई जाएंगे और तमाम बहुत सारे मुस्लिम, अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ को हम छोड़ देते हैं, इवन सऊदी से लेके दूसरे ममालिक में भी आप जाओगे तो वो एक डेवलप खूबसूरत है, मगर एक एजुकेशन और तरक्की की बात अलग है। ये एक साफ़ सुथरी बातें वहाँ पर मौजूद हैं, बिल्डिंग्स मौजूद हैं, जबकि हिंदुस्तान के अखबारात और मीडिया एक पूरा कोशिश करते हैं कि हम लोग जिस तरह हिंदुस्तान के लोग बैकवर्ड हैं उसी तरह ये तासुर पैदा कर दिया गया कि तमाम मुसलमान जो हैं वो दुनिया में इसी तरह के बैकवर्ड हैं। अब क्या वजह मानते हैं कि हिंदुस्तान में इस बात को फैलने दिया और लोगों ने भी कहीं ना कहीं लोग अब मन में तस्लीम कर लिया कि मुसलमान जहाँ भी होते हैं वो अनपढ़ ही होते हैं और कभी तरक्की नहीं करते। जी, जहाँ तक मेरा जो मुशाहिदा रहा वाहिद साहब, वो ये मुशाहिदा रहा जिस तरह से आप फिरासत साहब ने भी कहा, ख़वातीन की जो हिस्सेदारी है ईरान को बनाने में या फिर ईरान को चलाने में, तो यकीनन मैंने भी देखा जिस शोबे में भी हम गए वहाँ पर हमने 40-60 या 60-40 का जो है ज़रूर रेशो देखा है। तो यहाँ पर ख़वातीन हर शोबे में, चाहे आप तालीम के मैदान में बात कर लें या जिस तरह से आपने कहा कि तिब के या सेहत के शोबे में की बात कर लें या फिर किसी यूनिवर्सिटी में जाएँ, किसी कॉलेज में जाएँ, इवन अगर आप किसी बाज़ार से भी गुजरेंगे तो मैं यकीनन मेरा ये एक तजुर्बा रहा कि हम हिंदुस्तान में भी मैंने वो चीज़ नहीं देखी है जो ईरान में देखी है, ईरान के शहरों में देखी है, जहाँ पर एक छोटी सी दुकान में भी एक खातून चलाती हुई नज़र आएगी आपको, दुकान चलाते हुए, रेस्टोरेंट चलाते हुए, और यहाँ तक कि बड़े बड़े जो हाईली मतलब जो पोस्ट हैं उस पर भी वो फायज़ हैं और उसको भी वो संभाली हुई हैं। तो फिरासत साहब ने बिल्कुल कहा कि कुर्बानियों के साथ जो है ईरान की जो है बुनियादें रखी गई थी इस्लामी जमहूरिया की, और अब इसी कुर्बानियों को जो है जो आगे बढ़ा रही हैं, वो ख़वातीन का रोल तब भी था और अब भी ख़वातीन का रोल ईरान की तामीर में और इसको आगे बढ़ाने में ज़रूर है। जहाँ तक आपने बात की जो हिंदुस्तान में या बर्र-ए-सग़ीर में हम कहें कि एक रुझान या फिर एक तसव्वुर बना दिया गया है कि मुस्लिम कौम, अक़वाम में अगर मुसलमान कहीं भी रहते हैं तो उनके हवाले से एक तसव्वुर ये है जो अरब ममालिक में रहते हैं, बड़े ही ठाट बाट के साथ, दौलत है, पैसा है, सब कुछ है, सारी रानाइयाँ हैं, सारे ऐश व इशरत है, लेकिन अगर तालीम के मामले में देखेंगे तो ज़ीरो है। आप जो है मगरिब पर मुनहसिर हैं। अगर आप तरक्की की बात करें तो भी आप जो है अमेरिका और बरतानिया के जो है मरहून मिन्नत हैं। तो ये चीज़ हमने ज़रूर ईरान में मुख्तलिफ देखी, हमने ईरान में मुख्तलिफ देखी है। वो खुद मुक्तफी हैं, वो खुद अपने मुल्क को बना चुके हैं और बना रहे हैं, यानी बिल्कुल यह तब्दील हमने देखा है। मैं मुदाखलत करना चाहूँगा, आपकी बात में एक इजाफा करना चाहूँगा कि जब हम गए हमारे वफ्द में कमोबेश 10 अरकान थे, जिनमें 3 बिरादरान वतन थे और मुख्तलिफ मकामात से, दिल्ली कश्मीर वगैरह से उनका ताल्लुक था और तमाम मर्द थे। जब हम फार्स न्यूज़ एजेंसी गए और वहाँ पर एक पूरा फ्लोर का फ्लोर ख़वातीन जर्नलिस्टों का था, उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हिंदुस्तान में खातून सहाफ़ी नहीं होते हैं, कि आपके पास कोई आपके साथ नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आऊँगा, बड़ा उस पर मुद्दे पे आऊँगा, क्योंकि ये बारीक, मेरा इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि मैं ये डिफरेंस समझा सकूं कि हम आगे क्यों हैं, हम पीछे क्यों हैं और हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों यहाँ आ गए। ये मैं सिर्फ आपसे आपके दौरे पे गुफ्तगू करने का मेरा मकसद नहीं है। मैं उस चौथे नज़रिए की बात कर रहा हूँ जिसको सदियों से दरकिनार किया गया है। आज से नहीं, मैं 100 साल की बात कर रहा हूँ जी। आप यहीं पे थोड़ा सा जो है थोड़ा आगे चले जाते हैं, जब आपके पास तुर्की आ जाता है। अगर आप थोड़ा सा और आगे अज़रबैजान की तरफ चले जाएं तो आपका तासुर ही बदल जाएगा। यहाँ तुर्की भी आता है। तुर्की वो रीज़न है जिसकी मैं अब बात करने जा रहा हूँ। कौन सा रीज़न है? तुर्की वो रीज़न है जिसकी दौराए इक़्तिदार में जी इस्लाम ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। उसी दौराए इक़्तिदार का नाम ऑटोमन एम्पायर कहलाता है। यूरोप से लेके अफ्रीका तक फैला। न वो कल बैकवर्ड थे, न वो आप बैकवर्ड हैं, न वो आगे बैकवर्ड होंगे। और वहाँ भी आप देखेंगे कि ख़वातीन जो है हर शोबे में ईरान से भी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और बराबर हैं। उसकी वजह देखिए दो चीज़ें समझने की। 50% आबादी
जो कि मुकम्मल आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान हो, दूसरे बर सग़ीर के ममालिक हों, सभी जगह हम जो ख़वातीन हैं वो बेहतर जहन रखती हैं और बहुत एडवांस है। हिंदुस्तान पर जो एक खातून मिसेस गांधी ने जो राज किया उसको आप भुला नहीं पा रहे हो, ये इसे आप इनकार नहीं कर सकते। बराबर के देश पाकिस्तान में भी बेनज़ीर भुट्टो को आप जो है दरकिनार नहीं कर सकते हैं, मगर उसके बावजूद भी जो डिफरेंसेस की हम बात करना चाहते हैं वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं कि हम 50% आबादी को पूरी तरह मुनक़ता कर देते हैं और उसको घर तक महदूद रखना चाहते हैं। यानी आपकी जितनी तादाद है उसका 50% जो है वो वजूद टूट गया है। आपने खुद अपनी तादाद को कम कर लिया, 50% कर दिया। बात यह है कि अब उसके बावजूद जो आपकी इससे नोक झोंक बढ़ती है, घरों की जो चीज़ें बढ़ती हैं, हम लोग एक दूसरे को सही रास्ता नहीं दिखाते, मिसगाइड करना शुरू करते हैं और इसके लिए सच बात यह है कि हम झूठ भी बोलते हैं। मैं यहाँ ये कहता हूँ कि जहाँ से इस तरह के, अब हम सऊदी अरब की बात करते हैं जी, वहाँ फीमेल को ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं दिया जाता था। ये सही बात है कि सऊदी अरब की जितनी तरक्की है या कुवैत या कतर की जो भी तरक्की है वो तेल पर मुनसर करती है। मैं सऊदी अरब को ख़ासतौर से टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ये अरब ममालिक जहाँ तेल एक ज़ख़ीरा है, वहाँ से अल्लाह का दिया हुआ एक पैसा आता है, उस पैसे का इस्तेमाल करके उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। वो भी जहाँ चूक हुई है वो ये चूक है कि आज ईरान अपने हथियार बना रहा है। ईरान कोशिश कर रहा है, यानी उस पर दुनिया पाबंदी लगाना चाहती है कि आप परमाणु ना बनाएं, यानी तकनीकी तौर पर। और अब फिराज साहब, अब क्या आप बता सकते हैं कि क्या जो उनका होम प्रोडक्शन है, जो अपने गुड्स प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, वो इंपोर्ट करते हैं या अपने देश में बना रहे हैं? क्या मैं ज़रूर इसका जवाब दूंगा। उससे पहले आपकी गुफ्तगू के दौरान 2-3 नुकात मेरे जहन में आ रहे थे, वो मैं अगर आप इजाज़त दें तो। देखिए, ईरान और तुर्की की ख़वातीन का अगर तकाबुल करें तो ईरान में हमने एक भी, यानी बग़ैर हिजाब के एक भी खातून को नहीं देखी। वो अपनी उन अक़दार को लेकर साथ चल रही हैं और तरक्की में बराबर का हिस्सा अदा कर रही हैं। और आपने ख़वातीन की जो बात की, 50% को हम ज़ाया कर देते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए, फ़र्द जो है, चाहे मर्द हो या औरत, मैं आपको ये बता दूं कि ऑटोमन एम्पायर के वक्त में जब इस्लाम का बोलबाला था, वहाँ पर ख़वातीन बराबर का हिस्सा होती थी। और ये जो दौर बदला है तुर्की का कि बेहिजाबी या बेपर्दगी है, ये दौर बाद की बात है। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब वो तरक्की, बल्कि दुनिया पर हुकूमत कर रहे थे, सुपर पावर थे, तब हिजाब भी था, मगर जो ख़वातीन थी वो बाकायदा शाना बशाना थी। तो मैं आपकी जवाब दूंगा। और ख़वातीन की जो वसाइल की बात है, हमारी जो ख़वातीन हैं, एक 50% वसाइल हैं। एक फ़र्द जो है, एक कौम का यानी एक रिसोर्स भी होता है। तो हमने 50% को कमोबेश यानी ज़ाया कर दिया है या बावर्ची खाने तक महदूद कर दिया। और आपने सऊदी अरब वगैरह की भी बात की। आपने सऊदी अरब के बारे में कुछ कहा कि उनका इन्हिसार जो है यानी तेल की दौलत पर है। मैं इस पर आऊँगा, लेकिन आपका जो मखसूस सवाल था कि ईरान में जो यानी वो लोग क्या पैदा करते हैं, तो मैंने पूरे दौरे के दौरान कोका कोला के सिवा कोई भी बैरूनी प्रोडक्ट या ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं देखा। और कोका कोला की अपनी एक तारीख है, वो ये है कि जब अमेरिका के लोग जो है 1979 के बाद कोका कोला फैक्ट्री को छोड़कर चले गए, तो उनका फार्मूला और उनका सेटअप वैसे ही था। तो ईरान की कुछ दौलत अमेरिका में थी, तो उन्होंने वो दौलत मांगी जो फ्रीज कर दी गई थी। उन्होंने दौरे से देने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में उन्होंने कोका कोला की फ़रोख्त शुरू कर दी। कोका कोला की जब फ़रोख्त शुरू कर दी, अमरीकियों ने एतराज़ किया कि आप हमारा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले आप हमारी दौलत दें, हम आपका कोका कोला बंद कर देंगे। तो मैंने कोका कोला के सिवा पिन टू प्लेन तक हर चीज़ वहाँ उनकी अपनी देखी है। पाबंदियों की वजह से उन्होंने एक तरह से इन्हें एहसान किया है और उस कौम को खुद मुक्तफी बना दिया है। वो हर चीज़ अपने बल पर बना रहे हैं। ये बड़ी बात है। देखिए, तमाम पाबंदियों के बाद, और इसमें जो क्या वहाँ टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी आपने फीमेल्स को देखा? बिल्कुल। रोयान मेडिकल इंस्टीट्यूट में जहाँ हमें ले जाया गया, वहाँ एक खातून ने ही हमें ब्रीफिंग दी थी स्टेम सेल्स के बारे में और इनफर्टिलिटी के बारे में। और वहाँ उस इदारे में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक से लोग आकर इलाज करा रहे हैं कामयाबी से। और हमें उनसे यानी मिलाया गया और हमें यानी प्रेजेंटेशन दिया गया। और वहाँ पर एक खातून ने ही हमें प्रेजेंटेशन दिया। बाकर साहब इसकी गवाही दे सकते हैं। बिल्कुल बाकर साहब, यहाँ पर एक बात ये भी है, जिस रोयान इंस्टीट्यूट की आप बात कर रहे हैं, इसको जो है मोसाद की जानिब से, मोसाद के इंटेलिजेंस की जानिब से
बाज़ाब्ता तौर पर एक साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया था। ये देखिए, वो मकाम है, यानी ये वो मकाम है, वो तरक्की है उनकी, वो तरक्की है उनकी साइंस की कि दूसरे कायफ हैं, मतलब वो खुद अपने आप में इतने खुद मुक्तफी हो गए हैं कि दूसरों को खौफ होने लगा है किसी भी मैदान में, मतलब जो अपने आप अपने दिफा के हवाले से जो सोचते हैं सियासी तौर पर। आप अपनी बात को जारी रखिए। मैं नाज़रीन के लिए बता दूं, मोसाद जो बाकर साहब कह रहे हैं वो इजराइल की वो खुफिया बदनाम एजेंसी है जिसे तमाम दुनिया में जाना जाता है। इन्होंने उसकी बात की है जी। तो अब आप जो है अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। जी ज़रूर। जिस तरह से ख़वातीन के हवाले से आपने बात की, फिरासत साहब ने भी बात की, तो मेरा नुक्ते नज़र ये है कि किसी भी माशरे में, चूँकि अगर ईरान की अगर हम बात करें तो दीनी ख़दरें या फिर मजहबी ख़दरें यहाँ पर हैं, उसी की बुनियादों पर इस मुल्क का जो है क़याम अमल में लाया गया है। जहाँ तक आपने आज के तुर्की की बात की, और अगर इसका आज के तुर्की के ख़वातीन से तक़ाबुल किया जाए तो थोड़ा सा मैं भी वही डिफरेंस देखता हूँ कि यहाँ पर इस्लामी रिवायात के साथ, इस्लामी ख़दरों के साथ यहाँ की ख़वातीन हर शोबे में बाज़ाब्ता तौर पर जो है बराबर शामिल भी हैं, और फिर सारी ख़दरों का जो है पास व लिहाज भी है। और दूसरी चीज़ मैंने ये भी देखा कि अगर हम ईरान को ये देखना चाहते हैं या फिर ये समझना चाहते हैं कि या तो ईरान में ख़वातीन को जो है उनके जो हुकूक़ है, उनकी जो आज़ादी है, उसको सलब किया जाता है, इस तरह का एक प्रोपोगंडा है, तो वो भी चीज़ वहाँ पर नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी नहीं है कि यहाँ पर यह भी तसव्वुर नहीं है कि ख़वातीन को ज़बरदस्ती तौर पर काम करवाया जाए। वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रही हैं, इसलिए कि वो तालीम में आगे हैं, उनको तालीम में कोई क़ैद व बंद नहीं है, वो तालीम हासिल कर रही हैं। इसी तरह से वो जो कंट्रीब्यूशन अपना कर सकती हैं किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में, वो कर रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो है ख़वातीन ज़रूरी है कि वो जो है घर से बाहर निकले और काम करें, सही बात। मतलब ये भी तसव्वुर उनका मेरे वफ्द के एक रुकन थे बिरादर वतन, उन्होंने मुझसे दौरे के दौरान एक दिलचस्प बात कही कि ऐसा मालूम होता है कि यहाँ ख़वातीन का गलबा ज़्यादा है, क्योंकि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि मर्द बच्चों को उठाए हुए हैं, मर्द सामान उठाए हुए, और ख़वातीन जो है बिल्कुल यानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आज़ादी के साथ और तहक्कुमाना अंदाज अख्तियार किए हुए मेरे बिरादर वतन का तासुर था। एक सवाल का जवाब दे देता हूँ, शायद आपको उसी वक्त जवाब दे देना चाहिए था कि जिसे हम जुमे के नमाज में के बाद जो पहले जो खुतबा होता है उसे आखिरी खुतबा कहते हैं, उसमें बाकायदा 2 लाइन में ये बात वाज़ेह है कि जितना हक मर्दों का औरतों पर है उतना ही हक औरतों का मर्दों पर है। इससे बहुत ज़्यादा आगे बात की जा सकती है। यहाँ मेरा मतलब सिर्फ इस बराबरी का ये है, बाकर साहब आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ कि आप अगर इस्तांबुल की बात करते हैं या फिर अंकारा की बात करते हैं तो यही सिर्फ तुर्की नहीं है। तुर्की आज भी अपनी रिवायतों में हिजाब के साथ पूरा बहुत लंबा चौड़ा एरिया है और वो उसमें जीता है, ईरान से बड़ा है। वहाँ आज भी इस्लामिक कदरें बिल्कुल जिंदा है, हम उससे भी इनकार नहीं करते। अब वो अलग बात है कि कुछ वहाँ पर कुछ परसेंटेज यहूदियों की भी, शहरी इलाकों में थोड़ा सा मिजाज अलग है लोगों का, लेकिन जो दही इलाके, रूरल इलाके, उसको भी वहाँ पर बिल्कुल इस्लाम पसंद लोग हैं। 100 साल के अंदर और मुमासिलत नजर आती है हमको ईरान और तुर्की के जो माहौल। यहाँ मैं इन दोनों मुल्कों की बात क्यों कर रहा हूँ, क्या आप यहाँ मुझे एक बात थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ शिया और सुन्नी की परसेंटेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है? मैं समझता हूँ। कहाँ पर बोल रहे हैं? ईरान के अंदर। नहीं, मैं समझता हूँ कि शिया बहुत अक्सरियत में है और सुन्नी जो पाकिस्तान बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर सुन्नियों की अक्सरियत है, लेकिन मजमूई तौर पर तेहरान में सुन्नी बहुत कम है, शिया ज़रूर है। लेकिन मैंने ये देखा है कि किसी ने हमसे नहीं पूछा कि आप सुन्नी हैं या शिया है या आपका मसला क्या है। मैंने ज़्यादातर लोगों को नहीं, आप शहरी जो बात कर रहे हैं, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बड़ी तादाद में ईरान में जो है सुन्नियों की बड़ी तादाद। मैंने अर्ज किया ना कि पाकिस्तान बॉर्डर के इलाके में है, मजमूई अक्सरियत तो नहीं कही जा सकती। मजमूई अक्सरियत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मगर इस तरह का डिफरेंसेस कुछ दिखा आपको कहीं? जी, मैं इसका जवाब दूंगा। देखिए, हमें इस तरह के शुबहात सबको पाए जाते हैं और हमें एक मस्जिद ले जाया गया जो अहले सुन्नत की मस्जिद थी, वहाँ के एक इमाम से, बल्कि ये दौरे में प्रोग्राम में शामिल नहीं था, हमने अपनी जुस्तजू से वहाँ जाकर उनसे मुलाकात की और हमने उनसे तरह तरह के इसी बारे में सवालात किए। तो उन्होंने कहा कि हमें इस तरह का कोई मसला यहाँ दरपेश नहीं है। हमने पूछा कि हमने हिंदुस्तानी उर्दू मीडिया में देखा था कि एक मस्जिद को तेहरान में ऐसा कुछ ढाया गया सुन्नियों की, तो उन्होंने कहा कि मामला ये था कि एक ये मस्जिद नहीं थी बल्कि प्रेयर हॉल था जहाँ दफातर आते जाते लोग नमाज अदा करते थे और वो बहुत पुरानी इमारत थी और मखदूश हालत में थी। तो इस पर ओहदेदारों ने तवज्जो दिलाई कि इसे ढाकर नई इमारत बनाई जाए, लेकिन मकामी सुन्नी आबादी उस मौक़िफ़ में नहीं थी कि उसे ढाया जाए और उसके यानी अखराजात बर्दाश्त किए जाए नई इमारत के। तो हुकूमत ने उन्हें मुतबादिल जगह की और खुद ढाकर जो है उसे नई इमारत बनाकर दिया गया। ये एक वहाँ के मौलवी, एक सुन्नी मौलवी ने हमें ये बात बताई। देखिए फिर मेरा यहाँ शिया सुन्नी करना भी मकसद नहीं। जी। यहाँ मैं सिर्फ
छोटा छोटा सा एक पैच समझाना चाहता हूँ कि बहरहाल अगर हिंदुस्तान या दूसरे इलाकों में, तमाम ममालिक में कहीं ना कहीं दोनों तरफ से, आप हिंदुस्तान में भी देखेंगे तो आप लखनऊ में जाएंगे तो आपको अक्सर वहाँ शिया सुन्नी के बीच में झगड़े होते देखेंगे। हैदराबाद में भी काफ़ी बड़ी तादाद में हैं, अलग इख्तलाफ है कि नहीं है, ये अलग मुद्दा है। यहाँ सवाल मेरा ये है कि हम बिल्कुल दीनी बातों पर नहीं जाते, हम सिर्फ दुनियावी बातों की बात कर रहे हैं। हम दीनी बातों में, क्योंकि हम ना उलमा हैं ना उलमाए दीन है, हम मामूली सी एज ए सहाफ़ी बात कर रहे हैं। 3 सहाफ़ी हम बैठे हैं और ये समझना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान में बैठे हुए अपने नाज़रीन, इस बातचीत का मकसद ये है कि हम समझाना चाहते हैं कि बहरहाल मैं आपसे एक बड़ा कड़वा सवाल यहाँ पूछ रहा हूँ, आप मुसलमानों को छोड़ दीजिए, दरकिनार कर दीजिए। जो यहाँ पर एक शोबा है हमारे देश में जिसे हम अपर क्लास कह सकते हैं, जिसमें से सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब शामिल हैं, वो अपर क्लास लिविंग स्टैंडर्ड जो यहाँ मुश्किल से 10 या 12% लोगों में पाया जाता है। जी। ईरान में इस तरह का या इससे कम या इससे ज़्यादा कितने परसेंटेज लोग हैं जो इस लिविंग स्टैंडर्ड को जीते हैं? देखिए, मैं ये फिगर्स तो आपको फराहम नहीं कर सकता, लेकिन मैंने एक बात देखी है और हमें बताया गया कि वहाँ पर गरीब से गरीब आदमी के पास भी ज़िंदगी की यानी तमाम ज़रूरियात की अशिया हुकूमत की जानिब से फराहम की जाती हैं। मतलब गाड़ी, ये घर नहीं, देखिए, घर और रोज़ी रोटी का इंतज़ाम और उसके घर में हीटर का इंतज़ाम और फ्रिज और टीवी का इंतज़ाम, ये गरीबी का पैमाना नहीं है, BPL का पैमाना ये नहीं है। तो ये जो भी मसाइल होते हैं वो तायुशात के लिए होते हैं, ज़रूरियात के लिए। हमने जगह जगह देखा है कि वहाँ पर बड़े बड़े बॉक्सेस बने हुए हैं, लोग वहाँ पर अपनी जानिब से रज़ाकाराना तौर पर अतिया देते हैं और उस फंड से हुकूमत गरीबों के लिए बुनियादी सामान फराहम करती है। तो कहने का मतलब कम से कम जो अमीरी गरीबी का फ़र्क है वो बहुत, यानी उसमें कुछ कमी आई है, क्योंकि और मैंने पूरे दौरे के दौरान जो 10 दिन पर मुश्तमिल था, मैंने सिर्फ 2 फ़कीरों को देखा है, जो एक रोज़े बीबी मासूमा जो मैं समझता हूँ खुम में है वहाँ पर, और एक बाज़ार में, और वो भी मांग नहीं रहे थे, एक जगह बैठे हुए थे। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि हम हैदराबाद में दरगाह यूसुफैन के पास चले जाएं, हमको 100 फ़कीर नज़र आएंगे, लेकिन मैंने उतनी बड़ी ज़ियारत गाह पर सिर्फ एक खातून को बैठे हुए देखा। ये बताता है कि वहाँ ज़रूरियात किसी की मुकम्मल ना हो, ऐसा मामला नहीं है। बिल्कुल, यकीनन इसी हवाले से वाहिद साहब, मैं इसी बात को थोड़ा सा मैं ये जोड़ दूंगा कि एक तो जो होता है फिगर्स होते हैं, अगर आज हम जो है इंटरनेट पर बैठेंगे तो सारे जो है फिगर जो पेपर में होते हैं वो नज़र आ जाएंगे, लेकिन एक चीज़ होती है जो मुशाहिदा होता है। तो जहाँ तक हमारा मुशाहिदा रहा, हम वहाँ पर सारे मतलब वहाँ की सड़कें हमने देखी, वहाँ के जो है जो बस्तियाँ थी वहाँ से हम गुजरे, लोगों से मुलाकात की, तो जितना कुछ हमने फिरा तो वहाँ पर शहर खुद बोलता है, या फिर जो इलाका कोई भी हो, रूरल एरिया हो, जो भी हो, वहाँ के लोग खुद बोलते हैं कि वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। तो जिस तरह से फरासत साहब ने कहा वही सूरत हाल है। और अगर यहाँ की GDP की भी अगर हम बात कर लें तो 16-18 तक थी, जो अभी 9.5 है, वो आज भी जो है किस लेवल पर है आप देख सकते हैं। कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो पाबंदियों का शिकार है, उसके बावजूद अलग मामला है। मेरी बात सुनिए, हम GDP पे जाते ही नहीं है, हम बिल्कुल एक हमने जो सोशल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सरकारों की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल इंसानों की जीवन शैली की बात कर रहा हूँ मैं। मेरा इस प्रोग्राम को आपके साथ डिस्कशन करने का मतलब ये था कि मैं लोगों को ये बताऊं कि आपको क्यों बेवजह मजबूर किया जाता है ऐसे लोगों द्वारा या ऐसे लोगों के ज़रिए जो आपको ये कहते हैं कि आप जो है बस रूखे सूखे में सब्र कर लीजिए, सब कुछ आपको जो है अल्लाह घर बैठे हुए दे देगा, सब आप आगे जो है किसी बच्चों को आगे ना पढ़ाइए, आपकी लिविंग स्टाइल, आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होते चले जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ मैं सीधे सीधे आप 2 उर्दू सहाफ़ियों को साथ बिठाकर पूरे उर्दू सहाफ़त को कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है बड़ी सीधी सी, क्या जो चीज़ आपने देखी, यानी आप ईरान और सऊदी का नाम छोड़ दीजिए, आपने एक बैरूनी मुल्क देखा जो मुसलमानों का है, जहाँ एक जो पाबंदियों से भी 2-4 है, जो जिसे कह सकते हैं इस वक्त सबसे लाचार मुल्क है। उस मुल्क को देखने के बाद आप हिंदुस्तान में आते हैं, हिंदुस्तान में आपको कितने मुतमईन लोग मिल जाते हैं
कितना डिफरेंस है उनकी जीवन शैली में और उन लोगों की जो पाबंदियां झेल रहे हैं जीवन शैली में, यानी उनके जीवन जीने के तरीके में इतना फ़र्क है कि जो यहाँ पर सब कुछ आप जुटाने के बाद जो होना चाहते हो अमूमन सरकारें उतना मुहैया करा देती हैं आपकी ज़िंदगी के लिए। और आपको, अगर मैं ये समझता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा लोग ये कहें, इत्मीनान दे कि नहीं नहीं आपको कुछ नहीं चाहिए, बस एक छत हो, एक घर हो और बाकी कुछ नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये एक एजेंडा है, ये गुमराही की तरफ ले जाता है। आपको अपने बच्चों को, औलादों को पढ़ाना चाहिए, खुद भी तरक्की की तरफ जाना चाहिए और आप अपने लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए नई नई चीज़ों का इजाद करें और जीडीपी और देश की तरक्की में आपकी शमूलियत क्यों ना हो, ये बात जो है क्यों नहीं कही गई। आज तक किसी भी अखबार, किसी भी उर्दू अखबार ने भारतीय मुसलमानों को कभी भी ऐसे डेवलप मुसलमानों से कंपेयर नहीं किया जहां की सबक इनको मिलता, जहां सीख इनको मिलती और ये उस तरफ बढ़ते। कहीं बताइए, आपने कहीं देखा है क्या? देखिए, मैं आप यानी आपका जो यानी वहाँ पर हमने देखा कि यूनिवर्सिटी लेवल तक तालीम मुफ्त है, समाज का कोई भी तबका शामिल हो। तो आपने कहा कि ये लोग जो है एक अफीम की गोली देकर बुनियादी ज़रूरतें, ऐसा मामला नहीं है। आप तालीम आला से आला हासिल करके ज़िंदगी के किसी भी शोबे में अपना किरदार अदा कर सकते हैं और हमने देखा है कि यानी ख़वातीन के बशमूल तमाम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं वहाँ अच्छी तरह से और वहाँ की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और वहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की गई है वहाँ पर सबके लिए। जहाँ तक वाहिद साहब उसी हवाले से जो सवाल आपने किया, देखिए कौमों में एक जज्बा भी होता है और एक उनकी एक खुददारी होती है और एक उनका जुनून भी होता है। जब कौमों में से किसी भी मुल्क की अगर या फिर किसी भी मकाम के लोग अगर उस चीज़ को अपने पे से निकाल दें तो फिर यकीनन वो कौमें पस्ता होकर रह जाती है। तो ईरान के लोगों में देखिए ये बात ज़रूर है, ये ज़रूर है, उन्होंने अपनी तारीख को नहीं भूला, वो अपनी तालीम से जुड़े हुए हैं, वो मुसीबत के हाल में भी वो तालीम को जो है पहले तरजीह देते हैं और उनके पास एक जुनून हमने ज़रूर देखा। मतलब इसलिए कि हम एक मॉडल बना सकते हैं, जिस तरह से आपने सवाल किया मुस्लिम दुनिया के हवाले से, मैं मुस्लिम दुनिया की मुस्लिम तो एक जुनून, एक स्पिरिट अगर इंसान अपने आप में पैदा करे तो सवाल कर रहा हूं तो वो कोई मिशन बनाएगा, कोई उसका एजेंडा होगा, तब वो आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हम डिसिप्लिन को जो है निकाल देंगे अपने अंदर से और फिर वही रविश रहेंगे और फिर अपने आप को जो है हालात के तहत जो है मुबाहिसे में नहीं हम लोग बैठे हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना मेरी बात, मैं कहता हूँ मेरी बात को पूरा सुन लीजिए। देखिए, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने वो सवाल किया, उसको बिल्कुल साइंसगी से आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने ये कहा है कि पूरे अदब के साथ कर रहा हूं। जनाब, मैंने ये कहा है कि आप देखिए ईरान के अंदर आपने कितने मीडिया हाउसेस आप महसूस किए, कितने मीडिया हाउसेस होंगे? मैं समझता 10 से 15 तो हमने देखा विजिट किए। जी बिल्कुल, अब वैसे तो छोटे बड़े बहुत सारे होंगे, उसकी कैलकुलेशन तो भी ठीक है, मतलब इतने आजादाना काम कर रहे हैं ना, बड़ी तादाद कर रहे हैं, बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल, यानी बेदारी को लाने का काम आपके मीडिया हाउसेस द्वारा ही किया जाता है, चाहे वो अखबार हो, टेलीविज़न हो या फिर दूसरे कोई जो है सिलसिला हो। बिल्कुल। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास एक दूसरे तक बात पहुँचाने का और मुबाहिसा करने का आपके पास मौका नहीं है तो आप तरक्की कभी नहीं कर सकते। ये सब चीज़ों को आप घर में टेलीविज़न नहीं रखिए, आपने एक तरफ ये आज भी आप कितने लोगों के लिए सुनेंगे, कितने लोग आपको आज मिल जाएंगे नहीं टेलीविज़न घर में नहीं होना चाहिए। फिर टेलीविज़न घर में नहीं होना चाहिए तो आपने काबतुल्लाह में टेलीविज़न क्यों लगा दिए? मतलब आप आज भी जो आपके बीच में एजुकेशन का दायरा है, आज भी मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर लोगों को भारी गुमराह किया जा रहा है, भारी गुमराह किया जा रहा है। ये तरक्की कभी कर ही नहीं सकते, इनको जानबूझ के हम सरकारों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। मेरा ये मानना है कि हमारे बीच में बैठे हुए लोगों ने हमको ज़्यादा बैकवर्ड किया है। आज उनकी जहन, ये देखिए एक बात मैं बात साफ तौर पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ मैं तो आप जो बात कह रहे हैं उससे शायद ये मुबाहिसा हो जाएगा, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक नहीं करता। आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं हिंदुस्तान के हवाले से भी शायद मतलब इतना नहीं है, कितना नहीं जो आप कह रहे हैं। मैंने एक बात आपने अपने जीवन में आपने दौरे के हवाले से बात करें तो वो बहुत ज्यादा आगे है, बहुत ज्यादा जो है। एक नामचीन यूनिवर्सिटी से आपने जो है सहाफत का कोर्स किया है
उसके बाद आप लगातार आज दुनिया आपको जानती है। अपने पूरी ज़िंदगी में फिरासत साहब, आपने पूरी ज़िंदगी में किसी उर्दू अखबार में ऐसा कंपेयर करने वाला कोई आर्टिकल देखा है, सिवाय इसके कि आपने मसलकों की बात देखी होगी, आपने नफरतों की बात देखी होगी, आपने कभी किसी के जीवन को आपको उकसाने कि आपको बेसिकली करना क्या है, आपको एनकरेज करना है ना, एनकरेज नहीं, एक एनकरेज वाला मुझे राइटअप दिखा दीजिए किसी उर्दू सहाफ़ी का, उसने सिर्फ डमोरलाइज करने के लिए लिखा होगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे दिखाइए। देखिए, ये आपने जो कहा है न सिर्फ उर्दू अखबारात की बात है, ये हमारी मजमूई सोशल माइंडसेट की बात है, हमारे समाज की बात है। और हमारे समाज में वो कल्चर नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन करने का कल्चर नहीं है और रवादारी का कल्चर नहीं है। हम बात भी करते हैं तो रवादारी। एक बात, क्या आप ईमानदारी से बात मानते हैं कि आपसे सवाल जवाब सिर्फ वो इन शख्स नहीं करना चाहता जिसे डर लगता है कि तू जवाब नहीं दे पाएगा? क्या आप ये बात नहीं मानते? मैं ये समझता हूँ, मेरी बहुत सारी बहस होती है, माफ़ कीजिएगा, मैं किसी की यहाँ पर तौहीन भी नहीं करना चाहता हूँ। अलबत्ता ये है कि मुबाहिसे में आ जाए तो कर भी सकता हूँ। तो अलबत्ता ये ज़रूर मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, मैं इनकी नॉलेज के दायरे जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। यहाँ ये डर या खौफ जो फैलाया जाता, सवाल मत करना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है, क्योंकि वो जवाब देने की सलाहियत नहीं रखते। एजुकेशन पर षड्यंत्र के तहत आपके रोक लगाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था इस सब चीज़ को कि देखिए, आपका दौरा तो ईरान का हुआ है, मैं नहीं जिक्र करना चाहता हूँ, तमाम मुल्कों को कनेक्ट कर सकता हूँ इसमें। मध्य एशिया में आप आ जाइए, क्या आप उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, ये तमाम जो इलाके हैं, आप माफ़ कीजिएगा, इसमें से मैं उज़्बेकिस्तान को दो तमाम दुनिया में दूसरे नंबर पर जिसने इस्लाम के झंडे को बुलंद किया और तरक्की की है, और कजाकिस्तान वो कंट्री है जिसके पास आज 18,000 परमाणु बम मौजूद है, यूएसएसआर की विरासत है। और आज दूसरा यूएन जो है, आप समझ लीजिएगा कि आस्थान में बनने जा रहा है, ये वो दुनिया उधर की तरफ शिफ्ट हो रही है। उसके बावजूद जो हमारी बेदारी होनी चाहिए, जो हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्यों हम हिंदुस्तान के अंदर एक दबी कुचली कौम बनते चले गए? क्यों हम लोग जो हैं सिर्फ अपने आप को पंचर वाला मान बैठे? क्यों लोग एक षड्यंत्र के तहत हमको पंचर वाला कहते हैं? और इसका विरोध न हमारे दानिश्वर पॉलिटिशियन करते हैं। और माफ़ कीजिएगा, बड़ी गुस्ताखी कर रहा हूँ, उर्दू सहाफ़त को मैं यहाँ बिग ज़ीरो मानता हूँ, जो सिर्फ कुछ विदेशी कॉलम का उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं, लोगों तक पहुंचा देते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं। देखिए, मजमूई तौर पर आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन उसमें बाज़ ऐसे लोग हैं जो अपनी तरफ से कुछ कोशिशें कर रहे हैं और करते रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आगे भी करेंगे। ये अगरचे कि इनकी आवाज़ नक्कर खाने में तूती की साबित हो सकती है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, मैंने कहा पिछले 100 साल के हिस्ट्री में आप उर्दू अखबारात को निकाल लीजिए। एक चीज़ बहुत बात है, 100 साल आज़ादी से पहले तो उर्दू अखबार काफ़ी सरगर्मी। आप उसके मालिकान कौन थे आप बताएंगे? सबसे बड़ा अखबार यहाँ प्रताप था, जफरुल्लाह खान का जमींदार था। ये बहुत जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब उर्दू अखबारात चाहे पिल्स हो, ये सारे पंडितों के थे, बाकायदा अखबार उर्दू के थे, मगर उनके मालिकान मुस्लिम नहीं थे। एक दो अखबार आप कह सकते हैं जो पूरी तरह से बस नाम हुआ उनका, आप कानपुर से जैसे वो रिसाला निकालते थे मौलाना असद मोहानी, और उस तरह के 2-3 बातों को आप कर सकते हैं। बाकी सभी ये आपका इनकलाब और ये जितने भी बेल्ट जो बड़े अखबार थे, उन सब के मालिक। एक नई दुनिया ज़रूर जो है वो तो बाद की बात थी, नई दुनिया तो शुरुआती अखबार नहीं था। तो यहाँ अखबारात में भी चूँकि मैं नहीं समझता कि उर्दू के लोगों का, यहाँ मेरा मतलब है कि उर्दू जो मुस्लिम हाथों में कलम रही है, उन्होंने सिवाय फ़िरका परस्ती के, सिवाय तनकीद के, सिवाय एक दूसरे में कमियां निकालने के, अखबारों में मैंने कभी नॉलेज की बात पढ़ी नहीं है। आपने पढ़ी है तो उनका जरा मुझे रेफरेंस दे दीजिए ना। देखिए, जहाँ तक आपने कहा है, एक बदकिस्मती ये है कि न सिर्फ उर्दू मीडिया बल्कि पूरा मीडिया इस तरह हो गया है कि हर मीडिया हाउस का किसी ना किसी पॉलिटिकल या बिजनेस इदारे से ताल्लुक़ हो गया है। इसके नतीजे में मजमूई तौर पर मीडिया की सूरत हाल ये है कि वो उसी एजेंडे को लेकर चल रही है, और उर्दू मीडिया इससे मुस्तस्ना नहीं है। देखिए बाकर साहब जी, मैं अब आपसे एक सवाल करता हूँ। देखिए, फिराजा साहब ने एक इल्ज़ाम लगा दिया, या उन्होंने कहा कि उनके पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत है, बड़ी चीज़ें हैं, और वो इसलिए थोड़ा सा आगे हैं, और हमारा जो उर्दू मीडिया है उसके पीछे कुछ है नहीं।
तो आप ये बताइए कि आप इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं, क्यों नहीं है, क्यों उर्दू जो है अखबारात या मैं कहूँगा कि मुस्लिम जगत में कोई मीडिया हाउस क्यों डेवलप नहीं हो पाया? नहीं, और एक बात देखिए, उर्दू में लिटरेसी बहुत कम है, यानी आज़ादी के बाद इस तरह के हालात पैदा किए गए और मुसलमान भी यानी मुसलमानों ने भी उसकी मुजाहमत नहीं की। इसके नतीजे में ये हुआ कि उर्दू लिटरेसी, आप 1947 में उर्दू पढ़ने वालों का फीसद क्या था और आज क्या है देख लीजिए। सबसे बड़ी वजह यह है उर्दू की पसमानदगी या उर्दू मीडिया की पसमानदगी की कि लिटरेसी रेट कम है, लोग बहुत कम पढ़ रहे हैं। नहीं, इस पे भी मैं बिल्कुल आऊँगा। आप बाकर साहब देखिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है वो मतलब बिल्कुल, अगर हम किसी एक मतलब शोबे को या फिर किसी एक ज़ुबान से जुड़े किसी एक मीडिया हाउस को अगर हम मतलब मुकम्मल तौर पर अगर सिफर कर देते हैं तो मैं इसकी तायीद नहीं करता। मेरा ख्याल ये है कि यकीनन जो कुछ इनके वसाइल हैं और जो कुछ इनकी सलाहियतें हैं और जो कुछ इनका ग्राउंड है वो उस हिसाब से ज़रूर काम किया जा रहा है, कर रहे हैं। अब ये और बात है कि अब इनके वसाइल क्या हैं और जो इनके मालिकान हैं वो किस तरह से इसको आगे बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं, ये अलग शक्ल हो गई। दूसरी चीज़ ये भी है, हाँ। देखिए उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी भी है बहुत सारी। जब एक बड़ी तादाद खुद को अपने आप को उर्दू से दूर कर लेती है, एक ज़ुबान से दूर कर लेती है और उसके जो पढ़ने वाले हैं वो कम हो जाते हैं और अंग्रेज़ी मीडिया में चले जाते हैं, किसी और मीडिया में चले जाते हैं। जब जनरेशन हमारी वो उस ज़ुबान से ताल्लुक़ नहीं रखती तो फिर उसका दायरा कार ज़रूर महदूद होगा। तो फिर आप मुकम्मल तौर पर इस पर अब रहा सवाल जहानत का या फिर मैसेज देने का या फिर आप किस तरह के आपका एजेंडा है, मकासद हैं या फिर मिशन है या फिर आप जो कुछ देते हैं, जो आपका इदारिया है या फिर जो आपकी खबरों का जो अंदाज होता है, क्योंकि आज अंदाज पर बात जरूर हो रही है, वो क्या है, वो कितना खुला हुआ है, ये एक जरूर इशू है। इस पर अगर आप बात करें तो जरूर मैंने बात करें। पहली बात लेकिन जहां तक वसाइल की बात ये कंपैरिजन का मतलब ये कंपैरिजन का एक डेवलपमेंट बहुत अच्छा भी है, मैं जब समझता हूं बहुत अच्छा भी, बहुत कुछ कोशिश उर्दू मीडिया, उर्दू अखबारात वगैरह के कोई ना कोई मफादात हैं इंतजामिया के, और इसके अलावा उर्दू की जो पसमानदगी, सरकार की सरपरस्ती खत्म हो गई, इश्तिहारात नहीं, उसके नतीजे सही सलाहियतें देखिए कम है और जो है उनकी पिज़रा ही नहीं होती। आज आपको ईमानदारी से अपनी बुराई इसी उर्दू चैनल पर बैठकर सुननी पड़ेगी। सुनिए, अब मैं उर्दू की बुराई की बात करता हूँ, सुनिएगा मेरी बात। जनाब, आपने दोनों ने एक ही बात कही है कि लोग उर्दू से मुनक़ता हो गए, अब लिटरेसी उर्दू में कितनी हो गई। ये आप यही गलती उर्दू अखबारात लगातार कर रहे हैं। आपके सामने सुनिए, हमारा ग्राउंड आज शायद बड़ा इशात क्या है उर्दू अखबारात की और हिंदी अखबारात की और अंग्रेजी की क्या है? सुन लीजिए, मैं आपको पहले उर्दू की बात बताता हूँ, फिर अखबारात की वजह बात बताता हूँ। यहाँ पर यही चूँकि एक तासर डेवलप होता चला जाता है, एक सोच डेवलप होती जाती है और लोगों की एक आदत होती है कि जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स मतलब वो एजुकेशन में लीडर्स हों, वैसे हम कंपेयर कर रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, कंपेयर करना भी चाहिए शायद, मतलब सिर्फ मीडिया पर हम शायद मुनस्सिर नहीं, सिर्फ मीडिया पे नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी बात सुन लीजिए। आपने उर्दू की बात, ये पूरी की पूरी साइकोलॉजी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने जो सवाल उठाया है इसी साइकोलॉजी के तहत हम लोग पचड़ गए हैं। यहाँ इस साइकोलॉजी के पीछे आपने एक बार भी, यहाँ आपको सवाल क्या उठाना चाहिए था? सवाल आपको यहाँ ये उठाना चाहिए था कि उर्दू यूनिवर्सिटी चलाने वालों ने, उर्दू के लोगों ने कितनी नई तकनीक को इजाद करके सिर्फ उर्दू में रखा है। क्या आपको तमाम मेडिकल किताबें उर्दू में अवेलेबल हैं? क्या नई रोज की जो इजाद आती है? हैदराबाद की अगर बात करें तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी इसकी गवाह है। यहाँ पर क्या कुछ खजाना नहीं था, 30 करोड़, बहुत कुछ किया गया था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ फिरासत साहब भी अच्छी तरह मैं बताऊंगा। आजाद हिंदुस्तान के बाद ये बड़ा अफसोस की बात है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद मुल्क के पहले वजीर आजम थे, लेकिन बदकिस्मती से उनकी निगरानी में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उर्दू का देश निकाला हुआ और चलती फिरती जबान को सरकारी दफातर वगैरह से गैप किया गया। उर्दू यहाँ पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मेडिसिन की तालीम भी उर्दू में होती थी, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में पुलिस एक्शन के बाद ये सब खत्म किया गया हमारे। मतलब आप एक बात बताइएगा कि और आज की तारीख में मुझे यूनिवर्सिटियों से ज्यादा बुनियादी उर्दू स्कूलों की जरूरत। एक बात सुनेंगे, समझेंगे आप? अगर आज हैदराबाद में उर्दू आज भी जिंदा है, सिर्फ हैदराबाद में अगर उर्दू आज भी जिंदा है, कामकाज में भी जिंदा है, अखबारात में भी जिंदा है, तो इसलिए चूंकि आपकी यूनिवर्सिटीज़ में काम हुआ था, आपका कुछ लिटरेचर जो है ट्रांसलेट हुआ था। आज भी लेटेस्ट अपडेट आप उर्दू में नहीं दिखा सकते, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी अगर उर्दू में कोई काम किया जाता है वो प्रॉपर नहीं होता, वो इंग्लिश में ही कर लेते हैं। और दुनिया में जितने इदारे डेवलप हो रहे हैं, देखिए रूस अपनी भाषा में काम करता है, रशियन में करता है, चाइना चाइनीज़ में करता है, उसके बाद उसको सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को आगे मानता है। मगर
हम जो है उर्दू की तरक्की के लिए हमने अगर तमाम मजबूरी बनाई होती लोगों को कि उर्दू पढ़े, आज आपकी चाइनीज़ पढ़ना मजबूरी हो गई है, चूँकि उनके बहुत सारे अगर प्रोजेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको चाइनीज़ में ही मिलेंगे। अगर आपको जो है ये जो तरक्की, इंग्लिश क्यों फैला? क्योंकि अंग्रेज़ मुल्कों में उन्होंने इतना लिटरेचर लिखा और नई तकनीक को ईजाद किया और आगे बढ़े। एक तरफ तो आप लोगों को पीछे हटाते रहे, आपके पास उर्दू में सिवाय इतिहास के, वो भी आपका एक तरफे इतिहास के, आपके पास कुछ है ही नहीं। तो आप जो है ये सब चीजें अवेलेबल नहीं कराएंगे और लोगों को मजबूर करेंगे कि उर्दू पढ़ो, ये तो एक जाती है। एक स्लो प्रोसेस था ये, आज का मसला नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता उर्दू को मुख्तलिफ सतहों से खत्म किया गया। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये मैं भी ये कह रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि आपने विड्रॉ कर दिया, बड़ी बीमारी आपने आगे चलाने के बजाय इसकी मिसाल अगर आप देखें, यकीनन अपनी जुबान को जो है तरक्की देने के लिए जो काम किया जाना चाहिए। रशिया की अगर हम बात कर लें, मैंने ईरान में भी इस बात को, फिरासत साहब इसके गवाह हैं, रशियन अपनी जुबान को उन्होंने किस तरह से आगे बढ़ाया, जर्मनों ने अपनी जुबान को किस तरह से आगे बढ़ाया, जहाँ होकर हम आए हैं ईरान से, उन्होंने फारसी को किस तरह से अपनाया कि जहाँ पर हर मामला, हर शोबा जो है फारसी में जो है अपनी जुबान में वो करते हैं और फख्र के साथ करते हैं। ये होता है मतलब एक किसी भी कौम का एक अपने आप पर कॉन्फिडेंस, यानी हर चीज को आप अपने जुनून के साथ करें और उसमें जो है एक मिशन बनाएं। लेकिन जब वो चीज नहीं होगी तो फिर हमें नए सिरे से शुरुआत करने की जरूरत है। यूनिवर्सिटियों से ज्यादा आज बुनियादी सतह पर बच्चों को उर्दू पढ़ाने की जरूरत है। बुनियादी सतह पर आप पढ़ाने के साथ साथ आपके इंस्टीट्यूशंस, आपकी नई तकनीक, आपके वो लोग, एक टीम चाहिए जो आज जो अपडेट हुआ है वो उर्दू में आज अवेलेबल होना चाहिए। बच्चे अगर आज गूगल पे सर्च करते हैं कुछ, वो मैटर अगर उर्दू में अवेलेबल नहीं होगा तो आप उर्दू को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये एक पूरा ऑर्गेनाइज काम है, आप सीधे इल्जाम नहीं लगा सकते। तो मेरा मतलब सरपरस्ती भी होनी चाहिए। इनफरादी सतह पर छोटा मोटा काम हो रहा है, बहुत अच्छा। आबिद मोइज साहब ने मुख्तलिफ साइंसी मौजूआत पर किताबें लिखी हैं, इस तरह की इनफरादी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर होने के लिए सरकारी सरपरस्ती जरूरी है। आज मैंने एक सवाल किया, अगर आप उर्दू में गूगल चलाते हैं, क्या आप उर्दू में गूगल चलाने के बाद आज उर्दू में आपको सारा मैटर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आपका बच्चा या आपका दोस्त या आप खुद, आपको मजबूरन दूसरी जबानों में, माफ कीजिएगा, आज मुझे हैब्रू पढ़ना पड़ता है, मुझे लैटिन पढ़ना पड़ता है, मुझे आज रशियन पढ़ना पड़ता है, मुझे चाइनीज़ में जाके उनके साइकोलॉजी का सर्च करना पड़ता है। बाकर साहब आप गवाह हैं इस बात के, आप जानते हैं ना मैं कैसे काम करता हूँ। मुझे ये सब कुछ अगर करना पड़ता है इतनी ज़बानों में जाके, इसलिए चूँकि ये सब कुछ जो है लोग अपनी ज़बानों में काम करते हैं। अगर वो सब कुछ मुझे उर्दू में ट्रांसलेट हुआ मिल जाता, मुझे ज़रूरत नहीं है इन तमाम चीज़ों में पढ़ने की या झंड में पढ़ने की। तो माफ़ कीजिएगा, ये इल्ज़ाम हम लगाएं कि लोगों ने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि लोगों से छुड़वाया गया। इसके जिम्मेदार वो हैं जो इल्ज़ाम लगाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि उर्दू सहाफ़त, अच्छा एक बात का माफ़ कीजिएगा, मैं ईरान के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं अपने लोगों को, मगर यहाँ बेदारी एक मकसद है, इसलिए आपके साथ बहस कर रहे हैं। बाकर साहब आप एक बात बताइए जी। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ आपको कि आज ऐसी कौन सी मजबूरी है तमाम हिंदुस्तान के लोगों के पास में कि वो लोग जो हैं वो तरक्की याफ्ता क्यों नहीं होना चाहते, इकोनॉमी क्यों नहीं होना चाहते? और क्या आप इससे इनकार करेंगे कि आपके तमाम इदारे, अखबार भी उसमें शामिल है, दूसरे भी इदारे शामिल हैं, यहाँ पर उनको बाकायदा सिर्फ और सिर्फ सब्र के जो है बात सुनाने के अलावा कोई काम नहीं किया जाता? तरक्की की कोई लेख, कोई आर्टिकल कहीं से नहीं लिखा जा रहा है कि क्या तरक्की, और तरक्की करके बतानी पड़ती है, सिर्फ आपको बताना पड़ता है ये मिसाइल बनाया गया है, आइए बनाते हैं कैसे बनाया जाएगा। आप एक बात बताएं कि सिर्फ बैकवर्ड ले जाने का काम नहीं किया जा रहा है। और रही बात उर्दू सहाफ़त की, तो आप ये कहना चाहते हैं साहब कि जो अखबारात हैं उनके पीछे कोई फंड नहीं है और उनके अपने मफादात हैं, इसलिए वो नहीं चल पा रहे हैं। यहाँ मैं एक बात और कह देता हूँ कि जब तमाम मशीनरी में उर्दू थी, आज़ादी के बाद तमाम लोगों की सरकारी ज़बान उर्दू थी, उसके बावजूद यहाँ पर हो ये रहा है कि मुसलमानों ने, मैंने कहा कि वो पंडितों के थे जितने बड़े उर्दू अखबारात थे, मुसलमानों ने कभी भी एक दूसरे को मतलब कम से कम जोड़ने के लिए मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई। और कैसे लगाई? पहले रेडियो आपको हराम करार दे दिया गया, पहले तो आपको प्रेस से जो छपाई होती थी उस छपाई को भी हराम करार दिया गया, उस 25 साल तक लगभग उस छपाई को हराम करार दिया गया साहब। उसके बाद आपका रेडियो आया, रेडियो को हराम करार दे दिया गया। उसके बाद टेलीविज़न आपको जो है हराम करार दे दिया गया। तो ये जो अब ये उर्दू सहाफ़त की क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो लोगों को ये समझाएं कि ये षड्यंत्र है और ये मुसलमानों को बैकवर्ड करने के लिए साजिश चली जा रही है?
ये उर्दू मीडियम को इसका जिम्मेदार मैं क्यों नहीं बना? एक भी सहाफ़ी इतना बहादुर क्यों नहीं हुआ कि वो इस चेन को तोड़ सके और इस षड्यंत्र को इस तरह बता सके जिस तरह आज मैं ठोक के बता रहा हूँ? देखिए वाहिद साहब, मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि मतलब इस तरह का काम हो रहा है, मतलब सवाल नहीं है। हाँ, अब इससे हटकर अगर हम देखें तो और जो चीज़ें जहाँ पर ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं उसमें चूंकि आप अगर सिलेक्टिव तौर पर अगर आप उर्दू की बात कर रहे हैं, उर्दू मीडिया की बात कर रहे हैं, तो बहुत से आर्टिकल्स हैं साइंस के मौज़ूआत पर आते हैं और फिर इस्लामियात के हवाले से आते हैं और मालूमाती आते हैं। ये चीज़ें तो ज़रूर हो रही है। जिस तरह से आपने ज़माने क़दीम की अगर बात की, जो इब्तिदाई दौर था, हम कहें कि माइक की बात करें कि नमाज में माइक इस्तेमाल किया जाए या ना जाए, तो फिर ये शरई मामला बन गया और उलमा के उस वक्त जो है फतवे हुआ करते थे, उलमा का वो मामला था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फ़िक़्ह का मामला बना, तो इसमें उर्दू सहाफ़त का मैं जहाँ तक समझता हूँ कोई इसमें रोल नहीं है, क्योंकि उलमा जो कहते हैं या फिर उलमा जो रहनुमा हुआ करते थे उनको ये कोट करते हैं। अब जहाँ तक आप बात करेंगे साइंस की या फिर तरक्की की या फिर लोगों को, नौजवानों को आगे बढ़ाने की, तो काम हो रहा है। अब उससे हटके जो दीगर खराबियां हैं, जो इत्तेहाद की बात है, वो सारी चीजें उसमें जरूर खराबियां हो रही है। वहां पर थोड़ा सा जहन खोलने की जरूरत है, थोड़ा सा दिल बड़ा करने की जरूरत है और वहां पर खुले तौर पर बात होने की जरूरत है। मैं ये आपको मैं यहाँ लाया और आप चले आए जी, अब वापस ईरान आ जाइए। क्या आप उम्मीद करते हैं? ईरान से पहले मैं हिंदुस्तान के ताल्लुक से एक बात कहना चाहूँगा कि मैं 22 साल से उर्दू मीडिया में हूँ और ऐसा यानी हमने सुना है कि तस्वीरों को हराम करार दिया गया और यानी प्रिंटिंग प्रेस को और माइक्रोफोन को, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उलेमा और कई ऐसे उलेमा होते हैं, मौलवी होते हैं जो अपनी तस्वीर छपाने के लिए वो सरगर्मी से तगोदू करते हैं जिन्होंने पहले कभी उसे जो है ममनुआ करार दिया था। और जहाँ तक आपने कहा है कि किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, इनफरादी तौर पर कई लोग यानी आवाज़ उठाते हैं। देखिए, दुनिया इस वक्त ग्लोबल विलेज है और पाकिस्तान में एक कॉलम निगार है हसन निसार साहब, उन्होंने काफ़ी यानी इस नुक्ते नज़र को जो आप बयान कर रहे हैं काफ़ी शिद्दत से उठाया और वो काफ़ी मकबूल है। उनके वीडियोस भी आप देख सकते हैं और जंग में कॉलम लिखते हैं और बड़े शौक़ से पढ़े भी जाते हैं। अच्छा, नहीं, मैंने खैर मैं ज़रूर पढ़ूंगा उनको, मगर एक चीज़ फिराज़ा साहब, मैं तो आपको सुनता हूँ साहब, आपको तमाम दुनिया सुनती है, आपका दुनिया भर से प्रोग्राम होता है। अपने सतह पर कोशिशें करते हैं। देखिए, मेरा मतलब क्या है, क्या आपको ये खौफ वहाँ की आवाम में नजर आया कि कोई उलमा आपको देख लेगा तो क्या होगा? देखिए, मैं अब आपने कहा, हमने बात हम पाकिस्तान की नहीं कर रहे हैं जी, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। यानी उर्दू पर वाकई सतही तौर पर काम नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ। और दूसरी एक और बात कि मुसलमानों ने कभी सहाफ़त को, उर्दू को, देखिए सहाफ़त को ही, चाहे किसी भी ज़बान में हो, उसकी ज़रूरत नहीं समझा है। मैं आज हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों को जिनके हज़ारों करोड़ का ट्रांजैक्शन है, उन सब से वो शिद्दत से मेरे साथ मुलाकात करते हैं, फिर वो ये कोशिश करते हैं कि मैं उनके तलवे शलवे कहीं से चाटूँ तो फिर वो जो है मेरे पे एहसान करें। तो मैं हाथ ना बड़ा अच्छा रखता हूँ, अपना कायदे का रखता हूँ, तो माफ़ कीजिएगा, तो वो ऐसे लोगों को मैं भाव नहीं देता। चूँकि मुद्दत की बात सिंपल ये है कि हमने एक बेदारी के लिए, लोगों के काम करने के लिए जो एक जज्बात जिस तरह सहाफ़ियों के अंदर हैं, उस तरह भारत के मुसलमानों में, चाहे वो जितना बड़ा हो जाता है, वो अपने आप को लेफ्टिस्ट कोशिश करता है बता दे, वो अपने आप को सेकुलर साबित करने की कोशिश लगेगा और वो ऐसी कोई काम नहीं करेगा जिससे उसे ये लगे कि उसका दूसरे पक्ष का, उसके बिजनेस पार्टनर नाराज़ हो जाएंगे या उसको कौम परस्त बताएंगे। इस डर ने इनको मार दिया और 70 साल में इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। आप क्या समझते हैं? मैं आपको समझ नहीं पाया, फिर बताएं। देखिए, मेरा कहने का मतलब है, मैं ये मानता हूँ कि इसमें उर्दू या हिंदी का सवाल ही नहीं। जब तक आपके पास में एक समझदार सेंसिबल मीडिया नहीं होगा, हर जबान में नहीं होगा, जो तमाम मुद्दों को उठा के लाए, हमारा काम होता है दुनिया की दूर की कोड़ियाँ पकड़ के लाए, आवाम तक पहुँचाए, ताकि वो सब जेबेदार हों। अगर वो अपने घर में बैठेंगे, हमको नहीं देखेंगे, कुछ ऐसे देखेंगे जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा, हमारा काम क्या है? हम काउंटर करेंगे। एक गेंद उधर से आएगी तो इस गेंद को हम डिफेंस करके समझाएंगे इस गेंद का मतलब क्या था। तो जब तक अपने पास ये काउंटर आप नहीं करेंगे, तब आप प्रोपेगेंडा बार में जो है फंसते चले जाएंगे। आज अगर आपको ईरान में बुलाया गया है तो ये मीडिया का काउंटर ही था जी, बिल्कुल। ये मीडिया का काउंटर के पश्चिमी मीडिया ईरान को जिस तरह बताने की कोशिश करता है, ईरान के लोग आपको काउंटर बताने चाहते हैं कि हम ऐसे नहीं है। दैट इज कॉल्ड मीडिया। तो मतलब कहने का ये है कि आप जो वहां से पैगाम लाए, आपने नाजरीन को दिया। अब आखिरी लफ्जों में आप क्या कहना चाहते हैं नाजरीन को कि हिंदुस्तान के जो अभी आवाम है उनको कैसा होना चाहिए और क्या खामी उनको लगती है और क्या खूबी लगती है इनमें और उनमें?
देखिए ईरान की का आपने जिक्र किया। ईरान में मैंने कई यानी हमारी कई अहम शख्सियात से मुलाकात कराई गई, जिनमें पार्लियामेंट के साबिक़ स्पीकर और खामनाई साहब के समधी होते हैं वो हद्दाद आदिल साहब, उनसे भी मुलाकात कराई गई। बहुत दिलचस्प ऑब्जर्वेशंस मैंने महसूस किए और बड़े कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा। उनमें एक बात उन्होंने कही कि आज के दौर में जंग के हथियार बदल गए हैं और आज अस्करी जंग नहीं हो रही है बल्कि मीडिया के जरिए जंग हो रही है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये मुझे अच्छा भी लगा कि मैंने अपने आप को एक सहाफ़ी की तरह महसूस किया, जब सिपाही की तरह महसूस किया कि मैं भी कहीं ना कहीं जंग का हिस्सा हूँ। तो यकीनन यानी हमें एक सिपाही की तरह हकीकी मौज़ूआत पर जदोजहद करनी चाहिए। और बिलखुसूस मैंने देखा है हमारे माशरे में सबसे बड़ी कमी, हम कोई संजीदा कॉज नहीं रखते हैं, हम मादा परस्त बहुत हो गए हैं, मादा परस्ती की वजह। और हमारी तरजीह जो है इल्म होना चाहिए। और हमारा जो माशरा है, मैंने देखा हैदराबाद में यानी धड़ाधड़ शादी खाने। जी, यहाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आपको इल्म का भी एक सही डेफिनेशन लोगों तक पहुँचाना चाहिए। जी, मतलब वो एक, देखिए हमारे माशरे नॉलेज बेस्ड माशरे होनी चाहिए। यानी एक आदमी की कदर जो है उसके नॉलेज और इल्म के एतबार से होनी चाहिए, ना कि उसकी दौलत से, जैसा कि हमारे पास हो गया है। हमारे पास क्या हो गया है, यानी तरजीहात, बड़ी गाड़ी, बड़े अखराजात, बड़े मकानात, महलात, ये तरजीह हो गई है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा और तरजीह इल्म नहीं होगी और यानी तब तक हम सही मानों में तरक्की नहीं कर सकते। और आज अगर हमको सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं समझता हूँ कि एक लफ्ज़ में कि जो है हमारे शादी खाने छोटे होने चाहिए और हमारे स्कूल्स बड़े होने चाहिए। ये आपका फिरासत साहब का पैगाम आप तक जो है पहुँच गया है। मैं अब आखिरी सवाल के तौर पर बाकर साहब से सवाल करूँगा कि बाकर साहब, अब आपसे आखिरी लड़ाई के तौर पे मैं सवाल करने जा रहा हूँ, क्या आप ये हिम्मत जुटा पाएंगे कि सच को सच कह दें? और ये सच्चाई बेसिकली मसलकों के मामले, हम सहाफ़ी हैं, हमारा ईमान, हमारा मज़हब वो सिर्फ़ हमारे मुसल्ले तक है, हमारा निजी है। हम सहाफ़त करते हैं, दीनी तालीम नहीं देते। हम वो बात क्यों लोगों को बताने से डर जाते हैं? यहाँ पर मेरा सऊदी अरब और बाकर साहब सीधी बात है, और ईरान को कंपेयर करने का मतलब ये नहीं था कि मैं मसलक के तौर पे कर रहा हूँ। बहुत साफ तौर पर कर रहा हूँ कि एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा है, जिस तरह आपने हैदराबाद के लोगों को कहा, जिस तरह आपने फिराज़त साहब अभी अपने लोगों को कहा कि शादी खाने जो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं वो कम हो के कुछ अगर स्कूल बड़े हो जाते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। तो यही बात मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरफ तकनीक जो है वो डेवलप कर रही है, दूसरी तरफ ये है कि पैसा आ रहा है जो कुदरती ख़जानों से आ रहा है और लोग उसको सिर्फ ऐशो आशिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि आज एक इलाके को, चाहे वो कतर वाला इलाका जो भी हो, बहरीन वाला हो, या हमने सऊदी का भी हिस्से को हम उसमें मान लेते हैं, पॉलिटिकल हिस्से को अगर हम मान लेते हैं, तो वो सिर्फ लोगों के लिए दूध देने वाली गायें बन के रह गई हैं। अगर आज ईरान डिफीट कर पा रहा है या फाइट कर पा रहा है या जो भी अपने तरीके के कह रहा है, उसकी तकनीक और उसकी अपनी ईजाद और अपने उसके फॉरेन रिलेशन की बात है, वो दूसरों के हायरिंग पर जिंदा नहीं है। और दूसरों के कंधे पर बंदूक चलाकर आप बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। इस पर मैं अपने मोबाइल से मैं बाकर साहब के सवालों के बहुत सारे जवाब दे चुका हूँ। अब आपको क्या लगता है कि आपने क्या वहाँ से इबरत ली? क्या आप अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि वो उनका सही रास्ता क्या है? बहैसियत सहाफ़ी चूँकि वक्त बहुत कम है भाई साहब, तो मैं बस दो जुमलों में ख़त्म कर दूंगा अपनी बात को। मैं ज़रूर यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा सहाफ़त एक बहैसियत सहाफ़ी, मैं हो या फिरासत साहब हो, गए थे और जो कुछ हमने देखा हमारा मुशाहिदा रहा, और सहाफ़त के हवाले से या सहाफ़ी होने के हवाले से मेरा अपना ये यकीन है, मेरा एक अपना मानना है, ये मेरा एक स्टैंड है कि मैं सहाफ़ी बाद में हूँ, मैं पहले मुसलमान हूँ। इसलिए हो सकता है इस पर आप 1 घंटा का प्रोग्राम कर लें, ज़रूर मैं इस पर बात करूँगा। सच्चा मुसलमान जो है, मेरा नज़रिया, मेरा अक़ीदा, मेरा ईमान ये है कि जो सच्चा मुसलमान है वो सच्चा सहाफ़ी है, वो बेहतरीन सहाफ़ी है। और मैं इसी कदर को इन्हीं कदरों को मैंने ईरान में भी ज़रूर देखा है कि उन्होंने अपनी कदरों को उन्होंने मजबूती से पकड़ा और उन्होंने दुनिया की आंखों में आंखें डाल कर देखा, और उन्होंने ये तस्लीम नहीं किया कि जो आप कल्चर दे रहे हैं, जो आप सर्व कर रहे हैं, हम उसको अपनाएं तो हम सच्चे नहीं हैं, बल्कि हम अपनी कदरों को रखते हुए हम सच्चे हैं हर मामले में। ये मेरा पैगाम। आपको यानी अल्लामा इकबाल के शेर में मामूली यानी तरमीम करके जुदा हो भी सहाफत से तो रह जाती है। बिल्कुल लेकिन मगर एक चीज़ मैं अपने आखिरी लफ्ज़ों के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। देखिए,
फैसल साहब को आपने सुना, बाकर साहब की बात भी आपने सुनी। मेरा अपना नज़रिया इस प्रोग्राम का मतलब ये था कि आज अगर सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर ज़रूरत है तो मीडिया हाउसेस की है, अच्छे सहाफ़ियों की है, साफ गोई से बात करने वालों की है। और आपको वो सहाफ़ी और वो अखबारात और वो टेलीविज़न चाहिए जो आपको आपकी आंख में आंख डाल के आपकी कमियां गिना सकें, आपको जो आपकी खुश करने के लिए बात करे। शायद वो आपको धोखा देगा, जो आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा वो आपसे मीठी मीठी बात करेगा। माफ़ करना, मेरा ईमान, मेरा इस्लाम मेरे साथ है, मगर जब मैं सहाफ़ी हूँ तो मैं बहुत सारी बातें जो मुझे पूरे हालात के तक जरिए नज़र आती हैं मैं वो बोलता हूँ। मैं इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता कि वो आपको इस्लाम की नज़र से बुरी लगेगी, अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी। इस वक्त जो आपके हक़ में बुरी जा रही है, जो सच्चाई है, मैं वो बताऊँगा। जो आपको लगता है कि वो कई लोग भी हो सकते हैं, मैं किसी को भी कुछ भी बोल सकता हूँ जो मुझे लगेगा। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, मगर मैं इख्तिलाफ कर सकते हैं, मगर जो एज ए सहाफ़ी मुझे लगता है कि ये होगा तो ऐसा हो सकता है, संभावना है, मैं उसी पर बात करूंगा। इसी हमारे निजी सहाफ़त के झगड़े के साथ आज इस प्रोग्राम को हम इसे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह आगे फिर कभी मौका मिला तो फिर आपसे लड़ाई करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।